वेलकम बैक दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। सब ने होली मना ली होगी और सारे हॉलीडेज़ के बाद अब आप दोबारा से स्टडी की तरफ दोबारा आ गए होंगे। तो अब मैं एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, तो अब मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए जो एक 11th के फिज़िक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको अब हम धीरे से शुरू करेंगे। ठीक है, तो उन पे अपन अब डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। और इसके पहले का जितना भी बेस बिल्ड करना था वो मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में कर दिया है। जिनको भी जितनी भी फिजिक्स में अपने बेसिक मैथ्स यूज़ होने वाली है वो सारी बेसिक मैथ्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है और उस पर बेस्ड कई सारे एग्जांपल्स भी लगा लिए हैं। तो अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं वो वाला पार्ट जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, एक एक चीज़ जो मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, वो हर एक चीज़ आपको ऐसी लगेगी कि अरे यार ये तो डेली हो रहा है, बस उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे, बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाओगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। काहे ना, मैं जितनी भी मैकेनिक्स होती है ना, मैकेनिक्स में सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल देखने को मिलते हैं और रियल लाइफ से आप चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। अच्छा, जब तक आप रिलेट नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप फिज़िक्स को उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे। अगर आपको फ़िज़िक्स में कमांड चाहिए, अगर फिज़िक्स में आपको फ़न चाहिए, मतलब आपको पढ़ते भी रहो और आपको उस चीज़ में बराबर इंटरेस्ट भी बना रहे, तो वो चीज़ आप तभी कर पाओगे जब आप अपनी डेली लाइफ की रूटीन्स की चीज़ों को, जो भी आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसको आप बहुत आसानी से किसी ना किसी एक इवेंट से उसको आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहीं पे अब जो भी हम ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं, यहाँ से हम पूरा अब एकदम बेसिक लेवल से, आपने इसके पहले तक क्या पढ़ा है मुझे नहीं आइडिया है, किस तरह की ऑडियंस है, कितना इंटेलेक्चुअल लेवल है उनका, उसका भी मुझे आइडिया नहीं है। इसलिए मैं एकदम बेसिक से शुरू करूँगा। मैं ये समझ के चलूँगा कि आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से बताना है, जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो अब अपन एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एक एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसमें उसके लेक्चर्स के बीच में ही उसके कुछ एग्जांपल समझेंगे और फिर जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो जेई मेंस में आ चुके हैं, जेई एडवांस में जो आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और उसको कम से कम 2 या 3 मेथड से सॉल्व करेंगे, ताकि हमको हर एक क्वेश्चन का आइडिया रहे कि कौन सा मेथड करने से हमको जल्दी आंसर मिलेगा और कौन सा एक ऐसा मेथड होता है कि अगर कुछ नहीं समझ में आया तो ये वाला तो काम देगा ही देगा। ठीक है, तो उस तरह से हम 2-4 डायरेक्शन में सोच करके किस क्वेश्चन को हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं, क्या थॉट प्रोसेस रहता है क्वेश्चन पढ़ते समय, क्या थॉट प्रोसेस रहता है, उसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहता है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज़ में अपने। और यहाँ पे हम सिर्फ अभी अपने क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा तो फिर हम उस पर क्या करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके बीच बीच में मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको, एचसीवी के कुछ एग्जांपल्स, कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और जो भी एक ठीक ठाक से एग्जांपल हैं वो सब हम यहाँ पे करते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको इसके बीच में जितने भी कुछ कुछ एकदम बेसिक से एग्जांपल मैं करवाता जाऊँगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मैंने आपका लेवल एकदम बेसिक से उठा के एडवांस लेवल पे कर दिया है आपको। तो इसलिए आप बिल्कुल साथ में बने रहिए, ध्यान से पढ़ना है। ये वाला पूरा लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम बेस है ये, जहाँ से हम इसमें शुरू करेंगे क्या, काइनामेटिक्स से शुरू करेंगे। और ये क्या होता है, ये पूरी मैकेनिक्स का बेस होता है। ठीक है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन किस तरह से एक दूसरे से रिलेट होते हैं, किस तरह से एक से दूसरा निकाला जा सकता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इंटर रिलेट होती हैं। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से देखना है, एकदम इत्मीनान से, एकदम आराम आराम से, एकदम इत्मीनान से देखते हुए चलना है। और तो जब आप इसको कवर कर लोगे तो फिर नीचे जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं वो आपको आसानी से समझ में भी आएंगे और आप उनको क्या कर पाओगे, आसानी से टैकल भी कर पाओगे। तो इसमें इस चैप्टर में हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स का यूज़ होना है वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन यूज़ होगा, बहुत बेसिक सा, और बहुत ही बेसिक सा इंटीग्रेशन सा यूज़ होना है। ठीक है, और वेक्टर के कॉन्सेप्ट तो इस चैप्टर में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कौन सा, अपना काइनामेटिक्स। ये हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि काइनामेटिक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के अंदर बेसिकली ये फिजिक्स का वो पार्ट है जिसमें हम जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, विदाउट नोइंग कि उसके मोशन का क्या रीज़न है, क्या किस वजह से वो मोशन कर रहा है। ठीक है, कौन से, क्या फोर्स की वजह से कर रहा है, क्या फोर्स लग रहा है, क्या टॉर्क लग रहा है। ठीक है, क्या वर्क डन हो रहा है उसमें, क्या पावर हो रहा है, उन सब चीज़ों से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ सिंपली
स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। अपन कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, किस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, क्या क्या उसकी वेलोसिटी है, क्या स्पीड है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या एक्सीलरेशन है, वो सारी चीज़ें हम इसके बारे में बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम काइनेमेटिक्स में क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स अबाउट इट्स कॉज, ठीक है, उसका क्या कॉज है उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं और इसको हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पार्ट में हम स्टडी करेंगे क्या, सबसे पहले पार्ट में हम अपना स्टडी करेंगे कि मोशन इन 1D, ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेकेंड पार्ट में हम सीखेंगे इसके मोशन इन 1D के बाद क्या आएगा 2D ऑब्वियसली, ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। 1D को हम क्या बोलते हैं, और स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। मोशन इन 2D को क्या बोलते हैं, मोशन इन अ प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ओके। और इसको क्या बोल सकते हैं, इन अ प्लेन, ठीक है। 2D क्या होता है, दो प्लेन में क्या 2 डायमेंशन होती हैं। और आखिरी पार्ट में हम समझेंगे रिलेटिव मोशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। रिलेटिव मोशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बेसिकली क्या होता है ना, जो काइनेमेटिक्स का पार्ट है ना, ये जो आईआईटी के जो पेपर्स बनाते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, उनको ये मतलब पता नहीं क्या है, एडवांस वालों का इसमें कुछ एक अलग सा अटैचमेंट सा होता है, ठीक है। ये इसके टॉपिक्स और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो हर एक जो भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन बनेगा ना, उसमें ज़रूर यूज़ करते हैं ये, बहुत ज़्यादा उसमें थोड़ा सा घुमा के कुछ कुछ उसका आपको इधर उधर करके, तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और उनके काफ़ी क्लोज है ये टॉपिक। तो ये टॉपिक तो आपका बेसिक बहुत अच्छा होना ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि हम 3 चीज़ें इसमें पढ़ने वाले, 3 पार्ट में हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं, जो टर्मिनोलॉजी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूज़ टू होते हैं उनके बहुत ज़्यादा, बट उनका बेसिक एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ये हमको उतना डिटेल में नहीं पता होता है। तो उसके बारे में हम एकदम फुल डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन की, ठीक है। जब हम मोशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, ठीक है। इसको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो आप अभी स्टडी कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो आपके कमरे में क्या एक सामने टेबल रखा हुआ है और उस पर एक बुक रखी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं पूछता हूँ कि वो बुक रेस्ट में है या मोशन में है, तो एक बहुत कॉमन सा आंसर निकल के आता है क्या कि सर वो तो रेस्ट में है, ठीक है। तो बुक मेरी रेस्ट में है, तुमने ये बोल दिया कि वो बुक रेस्ट में है, चलो ठीक है, मान लिया मैंने रेस्ट में है। अब कुछ एक ऐसा एग्जांपल समझो कि कमरे की मैंने बात इसलिए कर दी ताकि मैं जब ट्रेन में जाऊं तो आपको थोड़ा सा समझ में आए। अब देखो, मैं मान लो तुम किसी ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में हो, ठीक है, उसमें तुम बैठे हुए एक सीट पे, सामने वाली सीट पे तुम्हारा कोई एक दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हो तुम, सामने वाली सीट पे दोनों लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं किसी एक से पूछूंगा, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा दोस्त जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो अगर तुम ट्रेन के अंदर बैठे हो, अगर तुम बाहर नहीं देख रहे हो, कुछ नहीं देख रहे हो, तो तुमको क्या लगेगा कि अरे हाँ वो तो वहीं पे जहाँ बैठा है वहीं बैठा हुआ है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है, मतलब क्या है, रेस्ट में है वो। तो तुमने बोल दिया कि वो रेस्ट में है, ठीक है। अब तुम्हारा एक दोस्त जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और तुम्हारी ट्रेन क्या हो रही है, प्लेटफॉर्म से गुजर रही है, ठीक है। अगर मैं प्लेटफॉर्म वाले बंदे से पूछता हूँ कि ये सेम उसी के बारे में पूछता हूँ जिसके बारे में मैंने तुमसे पूछा कि जो सामने बंदा बैठा हुआ है, तो वो क्या बोलेगा, जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा बंदा, उसको क्या लगेगा कि ट्रेन तो जा रही है नीचे, ठीक है। तो ट्रेन के साथ साथ क्या हो रहा है, वो भी मोशन कर रहा है, जो उसके अंदर ट्रेन के अंदर जितना कुछ भी है सारा कुछ ही मोशन कर रहा है, वो आगे की तरफ जा रहा है। तो वो कहेगा कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, मेरी और इसके बीच की जो भी डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, मतलब चेंज हो रही है, ठीक है। तो टाइम के साथ जो भी मेरा डिस्टेंस है इसके ट्रेन के साथ वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, या वो बंदे के साथ चेंज हो रहा है, तो मैं उसको कहूँगा कि ये तो मोशन में है। जबकि तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है कि ना तो उसका टाइम के साथ में ना तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ना कुछ चेंज हो रहा है, वो एज इट इज़ है। तो ये क्या हो जाता है, इससे हमको ये चीज़ पता चलती है कि जो रेस्ट एंड मोशन है ये एक बहुत ही रिस्पेक्टिव टर्म है, ठीक है। जब तक हम किसी एक रेफरेंस या किसी एक ऑब्जर्वर की बात नहीं करेंगे तब तक रेस्ट एंड मोशन का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है।
क्योंकि जो बुक आपके रूम पे रखी हुई है, आपका जो पूरा घर है वो क्या है, वो मोशन में थोड़ी है, बट आप उसको क्या बोलोगे कि वो रेस्ट में है। बट किसके रिस्पेक्ट में बोलते हो, वो आप खुद के रिस्पेक्ट में या अर्थ के रिस्पेक्ट में बोलते हो। लेकिन यही बात मैं अगर कोई बंदा मून पे खड़ा है उससे पूछूंगा कि क्या वो जो घर तुम्हारा है वो क्या रेस्ट में है, उसको तो चलता हुआ वो घर भी चलता हुआ दिखेगा, तो उसके लिए वो चीज़ भी मोशन में है। तो रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, एक बहुत ही रिस्पेक्टिव टर्म होता है। जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट या मोशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में अगर हमको रेस्ट या मोशन बताना है तो हमेशा हमको ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमको क्या समझ में आया कि जो भी रेस्ट एंड मोशन है वो क्या होगा, इट रेस्ट एंड मोशन इज़ नॉट ओनली अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो द ऑब्जर्वर। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जब तक आप ऑब्जर्वर डिफाइन नहीं करोगे तब तक आप रेस्ट एंड मोशन नहीं बता सकते हो, क्योंकि हर एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन और रेस्ट का डेफिनेशन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो सीधे सीधे अपन ने बात कर ली है। तो अगर मैं जो मुझे किसी को रेस्ट में बोलना है, ठीक है, तो हम कैसे उस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि इफ़ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर रिमेन्स अनचेंज, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अनचेंज है, जैसे तुम ट्रेन पे बैठे हुए तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम्हारे फ्रेंड की जो पोजीशन है वो क्या है, टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है, तो हम उसको बोल देंगे कि जो तुम्हारा फ्रेंड है वो तुम्हारे रिस्पेक्ट में कैसा है, वो रेस्ट पे है। ठीक है, चलो, देन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। सेम यही चीज़ हम किसके लिए बोलेंगे, मोशन के लिए बोलेंगे कि अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसको हम मोशन में बोलेंगे। ठीक है, इफ़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया कि क्या चीज़ होता है मोशन, क्या चीज़ होता है ऑब्जर्वर। अच्छा, अब किसी भी एक मोशन में किसी भी कोई भी एक मोशन हो रही है, उसमें जो ऑब्जर्वर होता है या जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको हम बोलते हैं, वो कोई ऐसा लिमिटेड या कोई वो नहीं होता है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं होता है कि तुमको सिर्फ इसी के फ्रेम में देखना है। तुम किसी के भी फ्रेम में स्टडी कर सकते हो, चाहे तुम जिसके फ्रेम में भी स्टडी करो, आंसर तुम्हारा हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, जो भी एक फाइनल आउटपुट है वो हमेशा सेम आएगा, तुम चाहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी रखो। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसमें लिमिटेड नहीं होता है, आप किसी को भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हो। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपकी कैलकुलेशन या आपको जो भी सॉल्व करना है उस वो चीज़ें ईजी पड़ रही हूँ, आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अब बात करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो गई, अब हम थोड़े जो एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या क्या यूज़ आएगा। जैसे पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और स्पीड हो गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई, एवरेज स्पीड हो गई, एसिलरेशन हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा 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 करके हम इनके बारे में एकदम डेप्थ में समझते चलेंगे और इनको ख़त्म करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारे पास आता है, जो सबसे बेसिक क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, पोजीशन होती है। ठीक है, तो पोजीशन क्या चीज़ है, पोजीशन इज़ बहुत ही बेसिक सा है कि पोजीशन अगर हमको किसी चीज़ की डिफाइन करनी है तो पोजीशन किसी भी, पहले तो हमको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन जो भी जनरली यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, अपन कार्टेशियन प्लेन यूज़ कर लेते हैं, एक्स वाई जेड, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो 3 डायमेंशन की, तो अपने को बेसिकली यहाँ पे 1D या 2D में ही काम है, तो अपन एक एक्स और वाई एक्सिस में क्या मान लेंगे, कार्टेशियन प्लेन मान लेंगे और उसी के बेसिस पे सारा कुछ डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी पोजीशन होती है वो क्या होती है, इट इज़ अ वेक्टर। सबसे पहली बात तो पोजीशन क्या होता है, एक वेक्टर होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड्स द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा बना के समझा देता हूँ कि क्या चीज़ ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, कि लेट सपोज कि अपने पास एक लेट सपोज कि कम ऑन, ठीक है, तो ये मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसको अपन दे देते हैं कुछ एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में मेरा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी पोजीशन पूछूंगा तो क्या होगी वो, अगर ओरिजिन को अपन क्या मान लेते हैं, ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर हो गया मेरा ओरिजिन, तो जो भी ओरिजिन से इसको मिलाने वाली जो भी एक वेक्टर होगा, ओरिजिन से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा
उसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, पोजीशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये आर ही जो मेरा होगा वो क्या कहलाएगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। चलो, तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि पोजीशन क्या होता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का क्या बोलते हैं, उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो भी ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला जो भी वेक्टर होता है वो मुझे क्या देता है, पोजीशन वेक्टर देता है। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर है स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो पोजीशन क्या क्या होता है, पोजीशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, पोजीशन कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी पोजीशन मेरी। अच्छा, अगर पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो पोजीशन वेक्टर का देखो हमेशा हेड किधर होगा, जो पोजीशन वेक्टर का हेड है वो हमेशा किधर है, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का जो हेड होगा वो किधर होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, और जो टेल होगी वो किधर होगी, ऑब्जर्वर की तरफ। ठीक है, चलो, अच्छा, पोजीशन वेक्टर का अगर कोई मुझसे पूछे कि यूनिट बताओ क्या है, तो क्या होगी इसकी यूनिट, पोजीशन वेक्टर क्या है, एक लेंथ ही तो है ये, तो लेंथ का यूनिट क्या हो जाता है, एसआई यूनिट मीटर। ठीक है, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई मुझसे पूछे कि डायमेंशन बताओ पोजीशन वेक्टर का, जो भी पोजीशन का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, तो डायमेंशन बता दोगे क्या होता है, अगर मीटर है, लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला एक वेक्टर। ठीक है, चलो भाई, अब हम समझते हैं जो पोजीशन वेक्टर के नेक्स्ट आता है वो क्या होता है अपना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों को एक साथ समझते हुए चलेंगे ताकि हम चीज़ों को रिलेट कर पाएँ कि डिस्टेंस हम किसको बोलते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे एक ग्राफ के थ्रू। ठीक है, लेट सपोज कि तुमको पॉइंट ए से तुमको पॉइंट बी तक जाना है। ठीक है, पॉइंट ए से तुमको पॉइंट बी तक जाना है। अब ए से बी तक जाने के कई तरीके हो सकते हैं, मतलब मैं मान लो मैंने ये वाला पाथ फॉलो किया। ठीक है, ऐसे करके मैं कुछ गया, फिर कोई तुम्हारा कोई दोस्त आया, वो बोला कि नहीं नहीं मैं तो इधर से नहीं जाऊँगा, मैं तो अपना खुद रास्ता बनाऊँगा भाई, मैं किसी दूसरे के रास्ते पे नहीं चलूँगा, दिखाए रास्ते पे, मैं अपने ही रास्ते पे जाऊँगा। तो वो कुछ ऐसे गया। ठीक है, फिर एक आया कुछ स्मार्ट सा, उसने ज़्यादा दिमाग लगाया और वो क्या किया, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में चला गया, मतलब सबसे छोटे वाले रास्ते पे चला गया कि इससे कम तो हो ही नहीं सकता भाई, इसमें सबसे कम डिस्टेंस है। चलो भाई, तो इस तरह से तीन अलग अलग रास्तों पे गया। ठीक है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। ठीक है, तो जो मेरी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, जिस भी पाथ में आप ट्रैवल कर रहे हो, जिस भी पाथ में ट्रैवल कर रहे हो उसका जो लेंथ होगा वही मेरा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम किससे डिफाइन करते हैं, पाथ लेंथ से या पाथ ट्रैवल। ठीक है, डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ या पाथ ट्रैवल। ठीक है, जो भी पाथ लेंथ होती है वही मेरी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप जिस रास्ते से भी जाओ, है ना, सबका डिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा अकॉर्डिंग टू योर पाथ, कौन से पाथ से आप जा रहे हो। ठीक है, तो ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, अगर हम यूनिट पूछेगा कोई तो यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, लेंथ ही तो है तो मीटर हो जाएगी। ठीक है, और डायमेंशन कोई पूछे तो डायमेंशन भी आप बता दोगे, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन इसका हो जाएगा कैपिटल एल। ठीक है, कोई इशू, कोई डाउट नहीं है। चलो देखो, अब थोड़ा सा आगे समझते हैं इसको कि जब मैं अलग अलग पाथ से जा रहा हूँ तो डिस्टेंस मेरी पाथ लेंथ के अलावा किसी भी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इट ओनली डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है, पोथ नहीं भाई, पाथ। ठीक है, चलो भाई, ये हमने समझ लिया डिस्टेंस के बारे में। अब बिल्कुल यही सेम चीज़ हम जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझेंगे तो कैसे समझेंगे वो देखो। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ यही सारी चीज़ें हम अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट है। ठीक है, मेरे को ए से बी में जाना है। ठीक है, ए से मुझे बी तक जाना है,
ये ए है, ये पॉइंट मैंने बता दिया बी है, ठीक है। तो इससे जानने के क्या हो सकते हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा कि चेंज इन पोजीशन। पोजीशन डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, बहुत ही सीधे शब्दों में अगर अपन बोलेंगे तो ये क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, ठीक है। अगर चेंज इन पोजीशन आया मतलब ये मेरी है फाइनल पोजीशन, ये है मेरी क्या, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये है मेरी क्या, फाइनल पोजीशन, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन का मेरा वेक्टर कुछ आर इनिशियल हो जाएगा, ठीक है, आर इनिशियल वेक्टर, और फाइनल पोजीशन का मेरा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर फाइनल वेक्टर, ठीक है, सॉरी आर फाइनल वेक्टर, ये वाला हो गया, बीच में लिख देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए, ठीक है। आर फाइनल वेक्टर ये वाला मेरा हो गया। तो जो इनिशियल होगी और जो फाइनल होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जो भी एक क्या बोलते हो कि उसको मिलाने वाला जो भी एक वेक्टर होगा, इनिशियल टू फाइनल जो भी वेक्टर होगा वही मेरा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा किससे आएगा, इनिशियल टू फाइनल जो भी मेरा वेक्टर होगा वही क्या कहलाता है, मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। चेंज इन पोजीशन का क्या मतलब हुआ, जब भी हम चेंज बोलते हैं मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एस वेक्टर इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, जो भी इसकी इनिशियल पोजीशन थी और जो भी इसकी फाइनल पोजीशन थी। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसका देखो हेड किधर है, टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल टू फाइनल होगी इस वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। और अगर अपन इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या को हम क्या बोल सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनिशियल टू फाइनल होगी, ठीक है, ए टू बी। चलो तो यहाँ से हमारे पास आ गया, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर एस हो गया मेरा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बारे में कुछ कुछ एक दो चार पॉइंट्स अपन समझ लेते हैं कि क्या कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा कि ये एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है बताओ। तो सबसे पहली बात हो गई, लेट मी चेंज द कलर, ओके, सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेरा कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, जो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो डायरेक्शन मैं क्या बोल सकता हूँ, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। थर्ड पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, अगर मुझसे कोई पूछे कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मेरा, जो मेरा एस वेक्टर है, ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करता हूँ तो इसका जो हेड होगा, ठीक है, एस वेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो हेड होगा, ठीक है, वो किधर होगा, टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन की तरफ होगा। और जो टेल होगी इसकी वो किधर होगी, वो किधर होगी, इनिशियल पोजीशन में, ठीक है, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अच्छा, इन सब केसेस में ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर मैंने सारी डिस्टेंस कहाँ से ली हैं, 0,0 से, ठीक है। तो जो ओरिजिन है वही मेरा क्या है, वो मेरा ऑब्जर्वर है। तो जो भी जितनी भी मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जिस चीज़ की भी मैं बात कर रहा हूँ उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा 0,0 है, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ समझ के रखना अपना। तो तीसरा पॉइंट मेरा ये हो गया। चौथा पॉइंट मैं बात कर लेता हूँ इसके यूनिट की, बात कर लो, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मीटर हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ ही है तो लेंथ ही, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और अगर अपन इसके उसकी बात करेंगे, डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एल, ठीक है, बिल्कुल सेम एज
डिस्टेंस, ठीक है, तो यूनिट विल बी स्मॉल m, ठीक है, और डायमेंशन क्या हो जाएंगे, कैपिटल L, ठीक है। चलो और एक बात करते हैं, और थोड़ा सा एक बात बोलते हैं कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि इनिशियल टू फाइनल है, तो क्या मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है क्या वो पाथ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे अपन ने डिस्टेंस में देखा था कि ये कुछ ऐसे वैसे जा रहा है, मतलब अगर मेरे पास कुछ एक पॉइंट ऐसा है और एक पॉइंट ऐसा है, अगर मैं कुछ यहाँ से यहाँ जाऊँ या यहाँ से यहाँ जाऊँ, ठीक है, और फिर मैं क्या करूँ, मैं कुछ ऐसे वैसे जाऊँ, तो अगर मैं इनिशियल मेरी पोजीशन ये है, फाइनल मेरी पोजीशन ये है, ठीक है, मैं 3 तरह से गया इस पॉइंट तक, ठीक है। तीनों केस में अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है, ठीक है, ये है मेरा फर्स्ट है, ये है मेरा सेकंड, ठीक है, और ये है मेरा थर्ड, ठीक है, तो तीनों केसेस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मेरा कितना होगा, वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा, मतलब क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दैट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल, जो भी मेरा इनिशियल टू फाइनल वेक्टर होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वही होगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ठीक है, बोल सकते हैं अपन। तो एक पॉइंट ये हो गया कि इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ, ठीक है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो वो भी अंडरस्टूड हो गया कि ये अलग से, चलो एक पॉइंट लिख देते हैं उसको, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल, ठीक है, एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा, अगर मैंने ये बोल दिया कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ कि अगर कोई एक क्लोज्ड पाथ होगा, ठीक है, मतलब जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों सेम होगा, मतलब जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं ख़त्म हो रहा है। तो अगर मेरा कुछ पाथ या सर्कुलर पाथ मान लो, क्लोज्ड, कोई भी एक क्लोज्ड पाथ, ठीक है, जो लेट्स से कि यहाँ से शुरू होके ऐसे ऐसे कुछ गया, वैसे ऐसे गया, और वापस से इसी पॉइंट में दोबारा आ गया, तो जो भी इसका डिस्टेंस ट्रेवल है वो तो होगा, जो भी पाथ का लेंथ होगा वो उसका होगा क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो जो मेरा इनिशियल पोजीशन है वही मेरा क्या है, इसमें फाइनल पोजीशन है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉर अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है, फॉर अ क्लोज्ड पाथ, the displacement vector is ज़ीरो, और सिर्फ ज़ीरो नहीं बोलूँगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, तो इसको ज़ीरो वेक्टर बोलेंगे अपन, ठीक है। ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने समझ लिया, ठीक है। अब अपने को एकदम क्लियर हो गया है कि क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब थोड़ी सी एक चीज़ और समझेंगे अपन कि जब भी हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, तो सबसे पहले कई बार आपने सुना होगा कि आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस होता है, राइट डाउन द 3 डिफरेंसेस ऑफ द बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कंपेयर करो भाई, कि किसी ने बोला कि आप कंपेयर करो मेरे लिए कंपेयर करो भाई, कि कंपेयर बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मुझसे किसी ने बोला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कंपैरिजन करो, तो क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट,
आई सिंपली कैन नॉट। क्या आप कर सकते हैं? अगर आपने किया होगा तो गलत किया होगा, सीधी सी बात है। तो भाई ये जो बुक्स में आ रहा है, जो पढ़ाया है, वो सब क्या था? तो आपने अभी तक 10th का कोर्स पढ़ा है, जो आपके कोर्स में तब तक क्या नहीं था, तब तक आपके कोर्स में वेक्टर नहीं था, ठीक है। अगर आपको अब यहाँ पे समझना है तो आपको वेक्टर को कंसिडर करना पड़ेगा। एंड अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड डिस्प्लेसमेंट मेरा कैसा है? डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई भी अगर मुझसे ये बोलेगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करो, तो आई सिंपली कैन नॉट, बिकॉज द स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी कंपेयर विद अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हम एक वेक्टर को एक स्केलर से कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जो बुक्स में आता है वो बेसिकली क्या होता है? वो डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसके बीच में हमको कंपैरिजन करना होता है। डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसके बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं। चलो, तो वो हम एक बार कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझसे किसी ने पूछा कि डिस्टेंस, कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, इनिशियल से फाइनल में जाना है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, कैसा होगा कुछ? तो आप बताओ, खुद के कॉमन सेंस से बताओ कि अगर मेरे पास कुछ एक ऐसा ग्राफ है, ए से बी तक जाना है मुझे, तो मेरे पास जाने के क्या है? कई सारे तरीके हैं, ठीक है। तो मैं कई सारे तरीक़ों से जा सकता हूँ, ठीक है। एक ये तरीके से गया, एक ये तरीके से गया, एक ये तरीके से गया, एक ये तरीके से गया। तो हर एक केस में क्या होगा? जो डिस्टेंस होती है मेरी, वो हमेशा क्या होती है? वो तो पाथ लेंथ होती है। तो जो भी ये वाला होगा, तो ये वाला भी अगर ऐसे जाता है तो मेरी ये डिस्टेंस हो जाएगी। बट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा क्या होगा? इनिशियल टू फाइनल एक स्ट्रेट लाइन, या जो भी उनकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो होगा, वही होगा क्या? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सिर्फ उतना ही होगा। तो इस बात से हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस, एक रिलेशन हम ये लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या स्टेटमेंट सही है? बताओ, खुद से बताओ। गलत है। पहली गलती क्या है इसमें? पहली गलती तो सर मैग्नीट्यूड लगाओ पहले तो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, वो उससे क्या होगा? डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा ही होगा। अच्छा, क्या अब सही है? अभी भी सही नहीं है, थोड़ा सा अभी भी कमी है। क्या है कमी? उसको चलो दूर करते हैं। कमी क्या है बताओ? तो कमी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। एक केस में ये क्या हो जाती है? इक्वल भी हो जाती है, जब ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, ठीक है। तो इक्वलिटी कब आती है? जब मैं स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ, जब भी मेरा ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो उस केस में क्या हो जाता है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या नोट लिख सकते हैं, ठीक है, कि द इक्वालिटी, जब हम इक्वालिटी कब होल्ड करेगी उसके बारे में हम लिख देते हैं। द इक्वालिटी होल्ड्स only when the motion is in a straight line, ठीक है। द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या मेरी ये स्टेटमेंट सही है? क्या आप सब लोग इससे एग्री करते हैं? अगर एग्री कर रहे हैं तो थोड़ा सा अभी गड़बड़ है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा क्या गड़बड़ है, आओ समझते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें गड़बड़ क्या है वो चीज़ पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या गड़बड़ हो गई है इसमें कि जब मैंने यहाँ पे बात करी कि द इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन, हमने सीधा बताया कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होने चाहिए भाई, ठीक है। बट कौन से केस में सेम नहीं होंगे? जब मेरा पार्टिकल क्या होगा? लेट सपोज कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके अलॉन्ग मेरा पार्टिकल मोशन कर रहा है। जब मोशन क्या होगी? जब मोशन का डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब हुआ वो समझो कि लेट सपोज कि यहाँ से मोशन शुरू हुई और पार्टिकल मेरा यहाँ तक गया और फिर वापस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेरी फाइनल पोजीशन हुई वो ये हुई। मोशन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही हो रहा है, पहले कुछ दूर तक आ गया, फिर वापस उसी लाइन में पीछे आ गया। तो इस बार इनिशियल पोजीशन मेरी ये थी और फाइनल पोजीशन मेरी ये थी। तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो तो क्या होगा? वो तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो सिर्फ इतना आएगा। बट जो
डिस्टेंस मेरी ट्रैवल्ड होगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड तो पाथ लेंथ पे होता है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड मेरा कुछ इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, देखो डिस्टेंस मेरी क्या है, ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट मेरा कम है, ठीक है। तो जो इक्वालिटी होल्ड करती है वो हमेशा तभी करती है जब मेरी क्या हो, जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो और ऑब्जेक्ट क्या हो, वापस लौटे ना, मतलब स्ट्रेट लाइन विदाउट, ठीक है, विदाउट टर्निंग बैक, ठीक है, विदाउट टर्निंग बैक। चलो, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि जो भी मेरी मोशन होगी स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट टर्निंग बैक, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ डिस्टेंस का जो भी डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, ठीक है। अदरवाइज डिस्टेंस विल ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो, अब हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली है। अब एक छोटा सा इस पे बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, जो ये आपका HCV का एग्जांपल है, ठीक है। तो एन ओल्ड पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर ड्यूरिंग अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है। इफ़ ही स्टार्ट्स at one end of the track and reaches at the other end, find the distance covered and the displacement of the person, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करो और तुरंत उसको एक इमेजिनेशन बनाओ उसमें, ठीक है। तो तुरंत इमेजिन करो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एक बूढ़ा आदमी है, ओल्ड पर्सन है, मॉर्निंग वॉक में गया हुआ है और एक सेमी सर्कुलर पाथ है, ट्रैक है, उस पर वो क्या कर रहा है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है। तो सबसे पहले क्या बना लो, एक सेमी सर्कुलर ट्रैक बना लो भाई, लो बना लिया मैंने, ठीक है। चलो, तो इसका ओरिजिन यहाँ पे ले लो और जो इसकी रेडियस बताई है वो कितना बोला है, 40 मीटर्स, ठीक है। ये क्या है, 40 मीटर्स है। चलो, तो अब मुझसे पूछा है, अलग अलग चीज़ें पूछा है, ठीक है। तो इसका पहले पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन उसकी ये है, लेट्स से दिस इज़ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, ये वाली है, ठीक है। फाइनल पोजीशन मेरी ये है, इनिशियल ये है। तो जो डिस्टेंस होगी वो तो क्या होगी, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब ये जो सेमी सर्कल का इसका क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा, वो होगा। तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। तो सेमी सर्कुलर का क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस विल बी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2πr का हाफ यानी πr हो जाएगी, ठीक है। πr मीटर्स, पाई कितना, पाई इंटू आर कितना हो गया, 40, ठीक है। तो 40 पाई मीटर्स आ जाएगा इसका आंसर। और अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे सिर्फ डिपेंड करता है। तो जो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो कितना है, 40 + 40 यानी 80 मीटर्स, ठीक है। तो अपने को जो भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, 80 मीटर्स का आएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि जब भी डिस्टेंस की बात करेगा तो पाथ लेंथ बताना है, जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। चलो भाई, अब हम मूव करते हैं अगले, अपने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो 10th तक आपने जो कुछ भी स्पीड के बारे में पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, वो सारी स्पीड क्या थी, हमारी एवरेज स्पीड की बात थी, ठीक है। यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है अभी तक, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, अगर मैं वी एवरेज बोलूँगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। सिंपल सा है, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो इसको अपन क्या एज अ टोटल डिस्टेंस लेट से एस है और टोटल टाइम टेकन हो गया मेरा क्या, t2 - t1, ठीक है, जो भी एक टाइम है, टाइम इंटरवल है ना। तो टोटल टाइम मेरा इतना लग गया, तो इसको s2 - s1 भी कर सकते हैं, जो भी डिस्टेंस उसकी एक लग रही है, जो जितना भी वो डिस्टेंस ट्रैवल किया हो ना, तो उतना डिस्टेंस हो गया प्लस जो भी उसका टाइम लगा। तो यहाँ से आ जाता है मेरे पास क्या, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का अपना ये सिंपल सा फार्मूला हो गया। चलो भाई, अब एवरेज वेलोसिटी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी तो आपको एक जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, बहुत सिंपल सा इसका बेसिक यूज़ केस होता है। और
जब हम बात करते हैं किसकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो वो क्या चीज़ होगा उसको समझते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता चल गया है कि वी एवरेज जो होगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, डेल्टा एस जो होगी ये हो गई मेरी टोटल डिस्टेंस, और डेल्टा टी हो गया मेरा टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो जो भी एक एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में टाइम का क्या अंतर होता है वो एक बार मैं समझा देता हूँ। एवरेज स्पीड में जो टाइम होता है वो एक डेफिनेट नंबर होता है, ठीक है, एक डेफिनेट नंबर होता है, मतलब 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, आधा सेकेंड, जिसको हम डिफाइन कर पाएँ, ठीक है। और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो उस एक पर्टिकुलर, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ, एट दैट इंस्टेंट, ठीक है, एट दैट इंस्टेंट, ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर समय पे, मतलब अगर मैं डेल्टा टी को क्या कर दूँ, बहुत छोटा कर दूँ, इनफाइनेटली स्मॉल कर दूँ, मतलब अगर डेल्टा टी को अपन क्या कर दें, अप्रोचेस टू जीरो यानी इनफाइनेटली स्मॉल, बहुत छोटा कर दूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, उस टाइम पे जो भी डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो भी बहुत छोटी हो जाएगी। तो उस टाइम पे जो मेरा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी या जो भी अगर बहुत छोटा होता है तो अपन उसको क्या लिख देते हैं, डी एस बाई डी टी लिख देते हैं। तो वो जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम सिर्फ वी से डिनोट करते हैं। अगर वी एवरेज लिखा है तो हमको समझ जाना है कि एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है, अगर सिर्फ वी है तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब हम टाइम को क्या कर दें, डेल्टा टी को बहुत स्मॉल कर दें, तो मेरा जो भी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी आता है वो क्या होता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, और इसी को हम क्या लिख देते हैं, डी एस बाई डी टी लिख देते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि जो भी स्पीड होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, इसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसका एक डेफिनेशन, कि जो एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब अगर मेरा डिस्टेंस कैसा होता है, स्केलर है, और टाइम भी कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये जो मेरी एवरेज स्पीड होती है वो भी कैसी क्वांटिटी होगी, वी एवरेज क्या होगा, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होगा। और क्या बोल सकते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट विल बी, ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यानी लेंथ अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड यूनिट हो जाएगी इसकी, ठीक है। और अगर हमसे क्या पूछे, डायमेंशन पूछेगा, तो डायमेंशन हम बता सकते हैं क्या हो जाएगा, मीटर का क्या होता है एल, और टाइम का क्या होता है टी, तो टाइम अपॉन में है तो एल टी माइनस वन, ठीक है। ये हो गया क्या, इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है। चलो, तो वही जो सेम एवरेज स्पीड के लिए होगा वही सब कुछ इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए, क्योंकि इसमें भी क्या है, ऊपर डिस्टेंस है और नीचे क्या है, टाइम है, तो सेम मीटर पर सेकेंड, एल टी माइनस वन, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। चलो, तो हमने समझ लिया है कि क्या होता है मेरा बेसिक, एक एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। अब हम इस पे बेस्ड एक पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड पे, अब मेरे दिमाग में क्या, देखो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, देखो ये क्या आ गया यहाँ पे, डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी आया, मतलब डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट आया। तो जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट आया तो वहाँ पे मैं अब थोड़ा सा ग्राफिकल भी सोचूंगा इसके बारे में, ठीक है। ग्राफिकल कैसे सोचूंगा आगे बात करेंगे, सबसे पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक एग्जांपल हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय एस इक्वल टू इतना इतना इतना, ठीक है। फाइंड एट एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम टी इक्वल टू 0 to 5 एंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम टी इक्वल टू 5, ठीक है। तो ए पार्ट सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज स्पीड, यानी वी एवरेज। वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, यानी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो सबसे पहले डेल्टा एस के लिए एस वन निकालो, यानी एस इनिशियल निकालो। एस इनिशियल मेरा कितना हो जाएगा, जब टी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इनिशियल में टी इक्वल टू 0 to 5 निकालना है, ठीक है। तो जो भी मेरा एस का एक्सप्रेशन है, एस का एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे देखो, एस है मेरा क्या, 2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो, तो एक बार इसमें एस नॉट निकालो, यानी एस टी इक्वल टू 0 पे कितना होगा, 2 इंटू 0, तो ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो एस इनिशियल मेरा हो गया 0, एस फाइनल मेरा कितना होगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी, तो 50 मीटर आ जाएगा, कम ऑन मैन। तो ये आ गया मेरा कितना,
एस फाइनल मेरा कितना आ गया, 50 मीटर आ गया। तो यहाँ से अपन ने लिख दिया क्या, एस फाइनल इज इक्वल टू 50 मीटर्स। ओके चलो, तो अब हम आंसर निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज क्या होता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। वैल्यूज़ पुट करो, 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 0, ठीक है। 50 से 0 से 50 जा रहा है और टाइम 0 से 5 जा रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एवरेज स्पीड निकालने का तरीका, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या पूछा है, द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए अपन एक नए पेज पे देखते हैं, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है क्या, 2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, इतना। चलो, तो ये इतना मुझे दिया हुआ है, ये किसका एक्सप्रेशन है अपने पास, डिस्टेंस का एक्सप्रेशन इतना दिया हुआ है, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी। तो यहाँ पे आ गया, सॉरी इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये सिर्फ क्या बचेगा, मीटर बचेगा, क्योंकि टी स्क्वायर है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था ये, और यहाँ से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ मीटर बचेगा, ठीक है। तो ये बेसिक एरर थी जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिली मिस्टेक्स। चलो, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं 2t स्क्वायर मेरा है डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है, और मुझे क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, डी एस बाय डी टी। एस की वैल्यू रखो, डी बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, 2 बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, पावर इनटू में और पावर -1, तो ये क्या हो गया 4 इंटू टी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतना ये आ गया मेरा वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड का एक्सप्रेशन आ गया। ये आ गया किसके फॉर्म में, टी के फॉर्म में। अब मुझे चाहिए क्या, वेलोसिटी स्पीड एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 5 सेकेंड्स। जब भी मैं स्पीड सिर्फ स्पीड बोलूँगा तो आपको समझना है कि इंस्टेंटेनियस की ही बात हो रही है। जब मैं एवरेज लगा के बोलूँगा तभी अपने को एवरेज स्पीड कंसिडर करना है, ठीक है, क्योंकि बार बार वो अपने फ्लो में है तो स्पीड ही निकलेगा। क्योंकि अगर सिर्फ अपन स्पीड बोलते हैं नॉर्मल है, अगर सिर्फ वी लिखते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो, अगर सिर्फ स्पीड बोलते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होती है, ठीक है। चलो, तो v एट t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, तो v हो जाएगा क्या, 4 इंटू 5। तो एट 5 सेकेंड्स स्पीड जो होगी वो कितना हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो, तो ये हमने सवाल कर लिए हैं बेसिक, जो भी एक स्पीड में, इंस्टेंटेनियस स्पीड पे और एवरेज स्पीड पे एक एक क्वेश्चन कर लिया। अब हम थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो एक डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट था उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि इसको हम ग्राफिकल वे में कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकल वे में हम कैसे समझ सकते हैं वो चीज़ अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलो, तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का एक्सप्रेशन आया था वो क्या था, डी एस बाय डी टी, ठीक है। चलो, तो अगर मेरे पास s और t का ग्राफ दिया हुआ है, अगर मेरे पास s और t का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और मैं इसमें पूछूं कि t इक्वल टू ये कोई टाइम है पर्टिकुलर, ठीक है, इसको t1 बोल दो, कि t1 पे मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, तो t1 पे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेरी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डी एस बाई डी टी। ग्राफिकल मीनिंग कुछ याद आया, डिफ्रेंशिएशन वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि जब भी डिफ्रेंशिएशन होता है किसी चीज़ का तो उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, उस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट है उसका स्लोप, यानी इस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट है उसका स्लोप, ठीक है। t1 पे जो भी टेंजेंट है उसका जो भी स्लोप होगा वो क्या देगा मुझे, ठीक है, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, डी एस बाय डी टी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर मुझे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया है तो मैं उसका स्लोप निकाल के वेलोसिटी बता सकता हूँ कि क्या होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। इसी का ऑपोजिट वाला समझो, ठीक है। इसका ऑपोजिट वाला अपन ने क्या पढ़ा था, अच्छा, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन हमने समझ लिया, अब इंटीग्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन इसमें कैसे होगा वो समझ लेते हैं। हमको क्या लिखा है,
v इक्वल टू डी एस बाय डी टी। क्या करो, डी टी को इधर ले जाओ, ठीक है, डी टी को इधर ले गया तो ये क्या हो गया, डी एस इक्वल टू वी टाइम्स ऑफ डी टी। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड को, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ हो गया, ये T1 से T2 कर दो इसको, और ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से S कर दो इसको, ठीक है। तो S मेरा क्या आ गया, S मेरा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2, ठीक है, V टाइम्स dt, ठीक है, V टाइम्स dt। अच्छा, ये कुछ चमका, इसको देख के कुछ चमका, बताओ। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग एरिया अंडर द कर्व, मतलब ये मुझे बोल रहा है कि अगर मेरे पास वेलोसिटी और टाइम का, अगर मेरे पास v एंड t का कोई ग्राफ है, ठीक है, v एंड t का कोई ग्राफ है, और अगर मुझसे कोई बोले कि t1 से t2 के बीच में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, t1 से t2 में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ, आई कैन सिंपली से दैट द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, इनक्लोज्ड बाय द वी टी कर्व एंड T1 एंड T2, ठीक है। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व होगा मेरा, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2 वी डी टी, ठीक है, यही तो होता है मेरा। और यही मेरा क्या होगा, यही मेरा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो जो भी स्पीड एंड टाइम का जो कर्व होगा, अगर मैंने वेलोसिटी यूज़ किया है तो वो गलत यूज़ किया है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम स्पीड की बात करेंगे, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तब हम वेलोसिटी की बात करेंगे। और स्पीड एंड वेलोसिटी तब सेम हो जाते हैं जब विदाउट टर्निंग बैक वाला कंडीशन आ जाए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक। चलो, तो जो भी इसका एरिया अंडर द कर्व होगा वो क्या देगा मुझे, वो देगा मुझे डिस्टेंस देगा, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा है उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। ये भी अपना HCV का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फिगर शोज द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t इक्वल टू 3। चलो, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ 0 से 3 सेकंड के बीच में हमको क्या मांगना है, क्या निकालना है, हमको निकालना है डिस्टेंस, ठीक है। तो जो भी VT ग्राफ का एरिया होगा, जो भी VT ग्राफ का एरिया होगा GT इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 सेकेंड में जो भी इसका एरिया होगा इनक्लोज्ड, वही मेरा क्या देगा, वही मेरा डिस्टेंस ट्रेवल देगा। सिंपल सा ट्रायंगल दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ, बेस हो जाएगा 3, हाइट हो जाएगी 6, आंसर क्या आ गया, 9 मीटर्स। एकदम बिल्कुल सिंपल सा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हमको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा अगर आपको ग्राफिकल मेथड आता है तो। अगर आपको नहीं आता है तो पहले क्या निकालोगे आप, अगर आपको ग्राफिकल मेथड नहीं आती है तो आप कैसे करोगे उसका, पहले एक्सप्रेशन लिखो, फिर पहले v को लिखो, फिर v से s निकालो इंटीग्रेट करके, फिर जब s आ जाए तो फिर उसमें एक बार t इक्वल टू 0 रखो, फिर t इक्वल टू 3 रखो, फिर दोनों को माइनस करो, तब जाके 0 से 3 के बीच में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो आएगा, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा मेथड, और ये क्या 5 सेकेंड वाला मेथड, क्या प्रेफर करोगे आप, ऑब्वियसली ये वाला करोगे क्योंकि ये टाइम सेविंग भी है, तुरंत एक्यूरेट आंसर भी है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक का चांस भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब ये मैंने समझ लिया क्या VT ग्राफ से। अब अगर यही ST ग्राफ होता और मुझसे पूछता कि वेलोसिटी बताओ, कर सकते हैं उसको भी, ट्वीक करना है क्वेश्चन को, कुछ भी कर दिया भाई। चलो, तो ये अपन ने एक बना लिया कि ये ST ग्राफ है, मतलब डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, और हमसे पूछ लिया क्या, वेलोसिटी बताओ। तो अगर मेरे पास, अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ds बाई dt, यानी जो भी टेंजेंट का स्लोप होगा किसी भी पॉइंट पे। अगर मुझसे नॉर्मल सा स्पीड पूछा है, स्पीड पूछा है तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसमें देखो स्लोप क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका स्लोप क्या होगा, पूरा कांस्टेंट होगा। तो ये वाले ट्रायंगल पे देख लो, इसको O बोल दो, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, तो ट्रायंगल OAB में, ठीक है, ट्रायंगल OAB में क्या हो जाएगा, देखो इन ट्रायंगल OAB tan थीटा लगा दो भाई, tan थीटा स्लोप क्या होता है, tan थीटा स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर भी होता है। तो जो tan थीटा होगा वही मेरा ds बाई dt होगा और वही स्लोप होगा, ठीक है। और वो कितना होगा, tan थीटा मेरा क्या हो जाएगा, AB अपॉन BO, ठीक है, AB अपॉन BO, तो ये हो जाएगा 6/3
ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आंसर यहाँ से आ गया। तो आपको ग्राफ दिया रहेगा, ग्राफ से ग्राफ पूछ सकता है, एस टी ग्राफ दे के वी टी ग्राफ पूछ लेगा। वी टी ग्राफ अगर मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बताऊँगा, ये ऑलवेज 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड हमेशा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्लोप क्या है, सेम है। अगर स्लोप सेम है तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अगर कोई मुझसे वी टी ग्राफ बनाने को बोलेगा तो मैं बना दूंगा। ये रहा मेरा वेलोसिटी इधर और इधर रहा मेरा टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी मेरी क्या है, ये है। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 2 और ये ऑलवेज कांस्टेंट है, टाइम कितना भी बढ़े वेलोसिटी मेरी 2 ही रह रही है, ठीक है। तो ये बन गया मेरा वी टी ग्राफ। तो इस तरह से जो क्वेश्चन अच्छे बनते हैं उनमें एस टी ग्राफ से वी टी ग्राफ, वी टी ग्राफ से एस टी ग्राफ, वी टी ग्राफ से ए टी ग्राफ, एस टी ग्राफ से ए टी ग्राफ। ए टी क्या, एसिलेशन और टाइम, ठीक है। तो एसिलेशन और टाइम वाले से वापस डिस्प्लेसमेंट तक आना, तो ये सारी चीज़ें हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम कवर करते जाएंगे, तो जैसे जैसे हम कवर करते जाएंगे हर बार मैं ग्राफिकल मेथड आपको हर बार बताता जाऊंगा। तो इस बार थोड़ा समझ में आएगा, अगली बार थोड़ा और समझ में आएगा, और धीरे धीरे इस तरह से ये चीज़ आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और जब ये चीज़ अच्छा आपका स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो फिर जो क्वेश्चन करने का मज़ा आएगा वो अलग अलग लेवल का आएगा। जो बढ़िया बढ़िया टफ टफ क्वेश्चन रहते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, उनको ग्राफ की मदद से, ग्राफ की हेल्प से बहुत आसानी से हो जाते हैं वो, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपन वो चीज़ भी समझेंगे, वो चीज़ भी देखते रहेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्या, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो आई गेस ठीक है, अभी 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 के लिए इतना काफ़ी है। और इस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज़ करें और 2-4 क्वेश्चन लगा लो, तब तक मैं आपको वो चीज़ एकदम सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। चलो।